तीन कॉलेज फ्रेंड्स समंदर किनारे एक बोट में बैठकर ट्रिप प्लान कर रही थी। तभी आसमान में उन्हें हरे रंग का अजीब सा कोहरा दिखाई दिया, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक पूरे शहर की बिजली चली गई और तेज हवाएं चलने लगी। खतरे को भांप कर क्लारा घबराते हुए कहती है, तुरंत एंकर ऊपर करो, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन न जीपीएस काम कर रहा था और न मोबाइल नेटवर्क। इसी बीच क्लारा की एक दोस्त अचानक गिरकर मर गई और कुछ ही पलों बाद दूसरी दोस्त की भी मौत हो गई। अब क्लारा बोट के केबिन में बंद पूरी तरह से घबरा चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर बाहर के वातावरण में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसकी दोनों दोस्तों की जान चली गई। कुछ देर पहले की बात है। कुछ पुराने दोस्त आज रात महफिल जमाने के लिए टानो के घर पर इकट्ठा हुए थे। ताश के खेल में रूसो और लुक्स की जोड़ी कमाल की थी। वे अक्सर टानो और हुआन को हराते ही नहीं थे, बल्कि उनका मजाक उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। इस बार रूसो अपने साथ अपने साले ओमर को भी लाया था, जो बाकी सभी को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा था। तभी बाहर से कुछ धमाकों की आवाज आई, लेकिन सबने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कुछ ही देर बाद बिजली चली गई और कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं कर रहा था। इससे पहले वे कुछ समझ पाते, टानो की पत्नी ऐना ऊपर से भागते हुए आई। घबराई हुई आवाज में उसने बताया कि उनका नौकर बाहर सड़क पर अचानक गिर पड़ा है। वे लोग उसकी मदद के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन मेन दरवाजे की चाबियां ही नहीं मिल रही थीं। इसी बीच सबकी नजर बाहर के वातावरण पर पड़ी। हवा में बर्फ के कण उड़ रहे थे। गर्मी के मौसम में बर्फ गिरता देख वे चौंक गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बाहर जाना शायद सुरक्षित नहीं है। उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। कुछ ही देर में उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक कार ड्राइवर को मरते देखा। चलती कार में ही उसकी सांसें थम गई थीं। तो क्या बाहर जितने भी लोग होंगे उनका भी वही हाल हुआ होगा? रूसो को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी, जो प्रत्येक दिन इसी टाइम अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती थी। उसे संपर्क करने के लिए टानो लैंडलाइन ट्राई किया, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। हुआन को भी अपनी बेटी क्लारा की फिक्र थी, लेकिन पहले खुद की सुरक्षा का इंतजाम करना भी उतना ही जरूरी था। वे सभी खिड़कियां, दरवाजों को सील करने के जुगाड़ में लग गए। इधर परेशान रूसो उनकी आंखों में धूल झोंक कर अपनी बेटी को बचाने निकल पड़ा, लेकिन पलक झपकते ही उसकी भी मौत हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और पूरे शहर में ब्लैकआउट क्यों है। तभी बेसमेंट के अंदर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ये बेसमेंट का दरवाजा एक गली से होकर टानो के गैराज तक जाता था, जिसे उसने सालों से बंद कर रखा था। किसी तरह जुगाड़ लगाकर उन्होंने उसमें लगा ताला तोड़ा तो बाहर एक लड़की खड़ी थी जो ठंड से कांप रही थी। उसका नाम था इंग्रिड और वो इस एरिया में सामान डिलीवर करने आई थी। तभी अचानक ये सब शुरू हुआ। किस्मत से उसके पास वाटरप्रूफ कवर था, जिसकी मदद से वो इस गली में आसरा लेकर बच पाई। उधर होवान ने गाड़ी चेक की तो पता चला कि वो भी खराब हो चुकी थी। इसे समझने में उन्होंने कई घंटे लगा चलो अब आसान भाषा में तब समझाओ। जाकर मालूम हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की चपेट में आकर कुछ ही पलों में सड़ जाते हैं। लेकिन बात यह थी कि शहर पर तो कोई परमाणु हमला नहीं हुआ था, तो फिर ईएमपी आया कहां से? इन्हीं सवालों में उलझते उलझते सुबह के 3 बज चुके थे। तभी सामने वाली बिल्डिंग में रोशनी दिखाई दी। एक बुजुर्ग शख्स अपनी खिड़की पर खड़ा इन्हें देख रहा था। इन लोगों ने इशारे से उसे खिड़की बंद रखने को कहा, लेकिन वो समझ नहीं पाया और मारा गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उसके पीछे आई तो उसका भी वहीं हश्र हुआ। ये देख हुआन बेचैन हो उठा, क्योंकि उसकी बेटी क्लारा क्लब जाने के लिए सुबह जल्दी उठती थी। हुआन को रोक कर रखना मुश्किल था, इसलिए टानो ने उसके लिए वाटरप्रूफ कपड़ों और मास्क से एक सूट तैयार किया। उन्होंने उसे जितना हो सके उतना गर्म कपड़ा पहनाया और रवाना कर दिया। आखिरकार उनकी ये तरकीब काम कर गई। इस सूट की मदद से हुआन अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कदम कदम पर लाशें बिखरी पड़ी थीं और सुनसान हो चुकी सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें जमी थीं। तभी एक जगह पहुंचकर उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसने ये सब पहले भी कहीं देखा हो। उसकी धड़कन तेज हो गई और वो वहां से तुरंत भाग निकला। आगे चलकर हुआन को एक ट्रेन मिला जिसके एसी कोचेस के लोग अभी भी जिंदा थे। वे मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन हुआन उनके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। उन्हें एक बोतल पानी देकर दिलासा देते गया कि मैं मदद लेकर जल्द ही लौटूंगा। दूसरी तरफ इंग्रिड का भी धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसे अपने छोटे भाई की चिंता सताने लगी थी। टानो के पास एक जुगाड़ू मास्क तो था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो सही से काम करेगा या नहीं। टानो बोला, मुझे इसे टेस्ट करने दो। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर एक फायर स्टेशन है। अगर तुम्हारी साइकिल मिल जाए तो मैं वहां से काफी सारे मास्क और सूट ला सकता हूँ।
इंग्रिड साइकिल लेकर आई तो साइकिल में लगा बल्ब जल उठा। उसी पल टानो को समझ आया, पुरानी चीजें जिनमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं था वो अब भी काम कर रही थी। उधर हुवान अपने अपार्टमेंट पहुंचा तो घर पर उसकी पत्नी और बेटी दोनों नहीं थे। वो अपनी बेटी क्लारा की तस्वीर हाथ में लिए गहरी सोच में पड़ गया। ये तो वही लड़की थी जिसे हमने बोट पर देखा था, तो क्या वो बच पाई थी? इधर हुवान की पत्नी एलिना को उसके लौटने की खबर मिल चुकी थी। वो फौरन घर लौटी, लेकिन हुवान के साथ क्लारा को न पाकर घबरा गई। क्लारा कल शाम अपनी फ्रेंड ग्रेस के साथ बाहर गई थी, लेकिन अब तक नहीं लौटी थी। हुवान तुरंत ग्रेस के घर का पता करने निकला, लेकिन तब तक अपार्टमेंट के सारे लोग उसे घेर चुके थे। सबका एक ही सवाल था, ये बताओ तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? हुवान ने जवाब दिया, आसमान से कुछ जहरीला बरस रहा है, संपर्क में आते ही मार डालता है, इसलिए पूरे शरीर को ढकना पड़ता है। लेकिन लोग उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। वो उसका मास्क भी देखना चाहते थे। हुवान समझ गया कि अगर सूट हाथ से गया तो वो क्लारा को ढूंढने भी नहीं जा पाएगा। उसने तुरंत अपनी गन निकाल ली और सबको डराकर वहां से भाग निकला। लेकिन तभी एक बंदूकधारी गैंग उसका पीछा करने लगी, जिससे बचने के लिए हुवान को अपार्टमेंट के एक फ्लैट में जाकर छिपना पड़ा। इसी टाइम फायर स्टेशन पर कुछ लोग दिखे जो कुछ चोरी कर रहे थे। वहीं हुवान खुद का बचाव तो कर सकता था, लेकिन क्लारा को ढूंढना जरूरी था, इसलिए उसने एलिना को सूट पहनाकर बाहर भेजा। एलिना किसी तरह अपार्टमेंट से निकल गई। इधर वो गैंग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। अगले ही पल हुवान ने खिड़की तोड़ दी, जिससे सबको मजबूरन वहां से भागना पड़ा। इसके बाद हुवान ने प्लास्टिक से एक काम चलाऊ मास्क बनाया और बाहर निकल गया, लेकिन ज्यादा देर तक वह मास्क काम नहीं कर पाया। कुछ ही देर में उसका दम घुटने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो पाया कि कुछ लोगों ने उसे बचा लिया था। हैरानी की बात यह थी कि वो लोग उसके ही पुराने दोस्त थे, जिन्हें एलिना रास्ते में हाईवे पर मिली थी। हुवान ने अपना दिमाग लगाकर अपने पिता की पुरानी गाड़ी को ठीक कर लिया था। यानी ये साफ था, जिन गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल नहीं था वो अब भी चल सकती थीं। तभी आसमान में कुछ उल्कापिंड गिरते हुए नजर आए। इससे बेखबर सभी लोग वापस टानो के घर लौट आए, लेकिन तभी मौका देखकर ओमार उनकी गाड़ी लेकर भाग गया। दरअसल अब वो समझ चुका था कि बिना राशन पानी के वे सभी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर मजबूरी में इंग्रिड को अपने भाई को ढूंढने वैसे ही निकलना पड़ा। कुछ देर बाद इंग्रिड एक पुरानी कार लेकर वापस लौट आई, क्योंकि उसका भाई मर चुका था। कार मिलते ही हुवान और टानो खाने पीने का सामान और क्लारा की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने उस ट्रेन पर एक नजर डाली जिसमें पहले काफी लोग फंसे हुए थे, लेकिन अब वहां किसी का नामो निशान नहीं था। कुछ दूर आगे बढ़ते ही शहर से बाहर निकलने वाला हाईवे नजर आया, जो गाड़ियों से पूरी तरह जाम था। देखने से लग रहा था जैसे किसी ने ये सब जानबूझकर किया हो। उसी वक्त उनका सामना अपने ही देश अर्जेंटीना के कुछ सैनिकों से हो गया। वे कैंपो डे मायो आर्मी बेस कैंप जा रहे थे। सैनिकों को भी इस आपदा की पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, घर पर ही रहो, बाहर जाना बेहद खतरनाक है। ये कहकर वे आगे बढ़ गए, लेकिन टानो को शक हुआ जैसे वो कुछ छिपा रहे हों। इसलिए हुवान और टानो ने चुपचाप उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तभी अचानक सैनिकों ने पलटकर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन वो हमला हुवान और टानो पर नहीं बल्कि खतरनाक कीड़ों पर किया गया था। 4 पैरों वाले वो कीड़े बहुत ही भयानक थे और उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। उनसे बचने के चक्कर में इनकी कार फिसलकर पलट गई। तभी हुवान को फिर से मतिभ्रम होने लगा, जिसमें वो देखता है कि उसकी बेटी सही सलामत लौट आई है। इधर कीड़ों और सैनिकों के बीच भीषण जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन सैनिक ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर सके और एक एक करके पकड़े गए। इन कीड़ों ने अपना अड्डा सीवर में बना रखा था और अब वे उन पकड़े गए सैनिकों को घसीटते हुए वहीं ले जा रहे थे। तभी टानो की एक छोटी सी गलती की वजह से वे कीड़ों की नजर में आ गए। हुवान ने फुर्ती से एक को हेडशॉट मारकर खत्म कर दिया, लेकिन अगले ही पल वहां और भी कीड़े आ धमके। उधर पास की एक इमारत से कुछ लोग ये सब देख रहे थे। उन्होंने सही समय पर आकर हुवान और टानो की मदद की और उन्हें वहां से सुरक्षित अपने ठिकाने पर ले गए। इस ठिकाने पर पहले से काफी लोग मौजूद थे और उन्हीं में ओमार भी था। हुवान और टानो को देखते ही वो शिकायत करने लगा, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। यहीं पर हुवान और टानो को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। ये कीड़े या जीव आसमान से आ रहे थे, मतलब पृथ्वी पर हमला एलियंस ने किया था। अगले पल टानो अपनी पत्नी एना के लिए परेशान हो उठा,
लेकिन उसकी एक गलती भारी पड़ सकती थी। कुछ कीड़े बिल्डिंग के अंदर तक घुस आए थे और वे जल्द ही इनके ठिकाने का भी पता लगा लेंगे। ओमार को एक टनल के बारे में पता था जो उनका अगला सुरक्षित ठिकाना हो सकता था। सबने राय मशविरा किया और सिर्फ कुछ लोगों के अलावा सभी इस ठिकाने को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। फिर माहौल शांत होते ही निकल पड़े। कुछ साल पहले सरकार ने उस टनल को बंद करवा दिया था। ओमार के बताए हुए स्थान पर पहुंचकर उन्होंने एक दीवार को तोड़ना शुरू किया, जबकि बाकी लोग एक बस के अंदर शरण ले चुके थे। दीवार तोड़ने पर उन्हें वह टनल मिल गई, जिसके बाद एक एक करके सबको उसमें भेजा जाने लगा। तभी अचानक कीड़े वहां आ धमके। हुवान एक महिला के साथ बस के अंदर ही फंस चुका था और कीड़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उसी समय घंटी बजने की आवाज आई, जिसे सुनते ही सभी कीड़े उस दिशा में चले गए। वह घंटी उनका ही एक साथी बजा रहा था, जिसने पहले उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। अगले ही पल उन्होंने पूरे टावर में तेल छिड़क कर आग लगा दी। इधर सभी को टनल में सुरक्षित पहुंचा देने के बाद हुवान और टानो कुछ लोगों को साथ लेकर एक पुरानी कार की तलाश में निकले। वहां भी उनका सामना कीड़ों से हुआ, लेकिन उन्होंने मिलकर सामना किया और कार लेकर फरार हो गए। जाते जाते हुवान ने एक को हेडशॉट भी मार दिया। दरअसल वो पहले आर्मी में रह चुका था और काफी सारे जंग भी लड़ा था, इसीलिए उसका निशाना अचूक था। देखते ही देखते वे अपने घर पहुंच गए। वहां की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। टानो का गैराज वैसे ही खुला पड़ा था। वो भागकर अंदर गया तो हैरान रह गया। दरअसल हुवान की बेटी पता नहीं कैसे टानो के पास लौट आई थी, लेकिन फिलहाल वो अपने होशो हवास में नहीं थी। इसके बाद पूरे मोहल्ले वालों ने इस आपदा से निपटने के लिए एक मीटिंग रखी। टानो ने कहा, हमें ये जगह छोड़नी होगी। कीड़े यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कभी भी उनका हमला हो सकता है। लेकिन टानो का पड़ोसी जेम्स और उसके साथी उससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। जेम्स बोला, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, यहाँ रुककर जो इन घरों के लिए लड़ेगा, उन्हीं का इन घरों पर हक होगा। असल में उसकी नजर टानो के घर और गैराज पर थी, जिसके बदले वो अपनी मिनी वैन देने को तैयार था। आज रात सोच विचार करने के बाद टानो ने जेम्स की मिनी वैन ली और सभी उस पर सवार होकर निकल पड़े। तभी वैन के अंदर कानो को एक मास्क मिला। वो इसे तुरंत पहचान गया। दरअसल ये मास्क तो उसने अपने बोट पर रखा था। हुवान कहता है कि ये मास्क तो क्लारा पहनकर आई थी। अब तक क्लारा भी बेटर फील करने लगी थी और अगले पल सभी मिलकर उस पर सवालों की झड़ी लगा दी कि आखिर वो हुवान के बोट पर बिना उसकी इजाजत के क्या करने गई थी और उसे बोट की चाबी कहां से मिली। क्लारा बहाने बनाने लगी कि वो इस मास्क को नहीं पहचानती और वो बोट पर नहीं गई थी। मतलब वो सबके सामने साफ साफ झूठ बोल रही थी। एना को लगा कि शायद वो अब तक सदमे से उबर नहीं पाई है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं आ रहा। आगे चलकर टानो का एक मोहल्ले वाला दोस्त मिला जो एक बड़े सुपरमार्केट में शरण लिए हुए था। ये जगह पूरी तरह सुरक्षित थी और यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। जिन्हें हुवान ने टनल में छोड़ा था, वे सब भी यहाँ पहुंच गए थे। इस सुपरमार्केट में इतना राशन था कि 2 हफ्तों तक आसानी से गुजारा किया जा सकता था। ये लोग हचक के खाए पिए और फिर उसी रात लुक्स फ्री का दारू जी भर पिया और कहीं गायब हो गया। अगली सुबह अचानक हलचल मच गई। पता चला कि मौसम अब सामान्य हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कोई बटन दबाकर मौसम बदल दिया हो। तभी लुक्स का ख्याल आया तो टानो और हुवान उसे ढूंढने अंदर चले गए, लेकिन लुक्स कहीं नहीं मिला। उसी वक्त बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से कुछ लोग उतरकर अचानक इकट्ठा हुई भीड़ पर गोलियां बरसाने लगे। जिसे जहां मौका मिला वो वहीं छिप गया। इस गोलीबारी में टानो की पत्नी एना और इंग्रिड फंस चुकी थीं। हुवान और टानो एक दूसरे को कवर देते हुए आगे बढ़े और फिर हुवान ने एक एक करके सभी हमलावरों को मार गिराया। उनमें से एक महिला भी थी जिसने एक अजीब सा लॉकेट पहन रखा था। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, उनका मकसद क्या था? ऐसे कई सवाल हुवान के दिमाग में घूमने लगे। तभी 2 और मिलिट्री ट्रक वहां पहुंचे जिनमें कई लोग थे और उन्हीं में लुकस भी था। पूछने पर लुक्स ने बताया कि वो रात को नशे में था और सुबह हाईवे पर आर्मी वालों को बेसुध पड़ा मिला। उसे ये तक याद नहीं कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। आर्मी वाले जगह जगह से लोगों को इकट्ठा कर कैंप डेमायो ले जा रहे थे, जहां वो सेना की सुरक्षा में रहेंगे। इसलिए हुवान और बाकी सभी लोग आर्मी के साथ चल दिए। दूसरी तरफ सीवर के अंदर एक शख्स दिखाई दिया जो उन एलियन जैसे जीवों के साथ था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे कीड़े उसी के गुलाम थे। अगले सीन में हुवान और उसके साथी कैंप डेमायो आर्मी बेस कैंप पहुंच चुके थे। वहां मेडिकल सुविधा से लेकर खाने पीने तक की हर चीज उपलब्ध थी। तभी टानो को आर्मी चीफ का बुलावा आया। दरअसल लुक्स से उन्हें पता चला था कि टानो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। आर्मी चीफ बचे हुए लोगों तक रेडियो के जरिए संदेश पहुंचाना चाहते थे,
लेकिन रेडियो सिस्टम काम नहीं कर रहा था। टानो ने जांच की तो पाया कि सिस्टम तो ठीक था, लेकिन रेडियो टावर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका था। उसे दोबारा जोड़ने के लिए एक नया टावर चाहिए था जो सेंट्रल एरिया में मौजूद था। कैंप में टानो ही इकलौता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और लुक्स उसे साथ ले जाने की जिद पर अड़ गया। वो कहता है, अगर हम सिर्फ एक मैसेज भी भेज पाए तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन लुक्स की इस अचानक आई संवेदनशीलता और बदले हुए व्यवहार को देखकर हुआन को उस पर शक होने लगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज तक कुछ अलग सी लग रही थी, पता नहीं कैसे, पर वो कुछ बदल चुका था। खैर, एक टीम बनाई गई जो पानी के रास्ते होते हुए जोन्स लियोन की एक वर्कशॉप तक पहुंची। उनका प्लान था कि वे वहां से ट्रेन लेकर सेंट्रल एरिया जाएंगे। उनमें एक लोकोमोटिव इंजीनियर भी था जो ट्रेन को बनाना और चलाना दोनों में निपुण था। लेकिन उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी, गाड़ियों से बनी हुई एक दीवार को पार करना था। इसलिए उन्होंने ट्रेन के फ्रंट पोर्शन को एक मजबूत ढाल की तरह तैयार किया और फिर सफर के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में उनकी टक्कर उस दीवार से होने वाली थी, इसलिए तुरंत सभी को सतर्क कर दिया गया। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उस तनाव को कम करने के लिए उन्होंने एक सुर में गाना गुनगुनाना शुरू किया। लोको पायलट ने ट्रेन की रफ्तार दुगनी कर दी। तभी एक भयानक टकराव हुआ और ट्रेन गाड़ियों से बनी दीवार को रौंदती हुई उस पार निकल गई। हैरानी की बात यह थी कि किसी को एक खरोंच तक नहीं आई और वे सफलतापूर्वक सेंट्रल एरिया तक पहुंच गए। अब उनके सामने सिर्फ 200 मीटर का फासला बाकी था, लेकिन आगे ट्रैक टूट चुका था, इसलिए उन्हें बाकी का रास्ता पैदल तय करना पड़ा। वे रेडियो टावर के बिल्डिंग में दाखिल हुए, लेकिन वहां किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। अगले पल यहाँ के चप्पे चप्पे पर सोल्जर्स को तैनात कर दिया गया, इस बात से अनजान कि कोई दूर से उन पर नजर रख रहा था, जिनके ट्रैप में आर्मी के जवान फंस गए। इधर रेडियो चालू करने के बाद अर्जेंटीना के बचे हुए लोगों को सूचित किया जाने लगा। उनसे अनुरोध किया गया कि वे कैंपो डे मायो आर्मी बेस कैंप में आएं, जहां उन्हें हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। यह संदेश रेडियो पर लगातार लूप में चलाया गया। दूसरी तरफ कैंपो डे मायो में लोग इस सूचना को सुनने के लिए रेडियो से कान लगाए बैठे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने यह खबर सुनी, जिससे यह साबित हो गया कि उनके जवान जिस मिशन पर निकले थे वो उसे पूरा कर चुके हैं। दोनों तरफ खुशी का माहौल बना हुआ था। तभी उनके टावर से कुछ दूरी पर एक स्टेडियम नजर आया जो रोशनी से जगमगा रहा था। यह देख सब हैरान रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। हुआन ने कैप्टन से वहां की जांच कराने को कहा, लेकिन कैप्टन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके लिए रेडियो ट्रांसमिशन को चालू रखना सबसे जरूरी था। सिर्फ आज रात की बात थी और कल सुबह उन्हें वापस लौटना था। खाली टाइम में हुआन और उसके बाकी साथी पत्ते खेलने लगे। एक समय ऐसा आया जब लुक्स ओमार के बातों पर अचानक चिढ़ गया और उसे घायल करके भाग निकला। हुआन और टानो कुछ समझ नहीं सके और फौरन लुक्स के पीछे गए। तो वही दूसरी तरफ कैप्टन को उनका एक साथी दिखा, जिसे उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ सुबह पहरे पर भेजा था। कैप्टन उसे आने दिए, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये सैनिक किसी और के वश में था और उसके जैसे सैकड़ों थे, जिन्होंने पलक झपकते ही पहरे पर तैनात जवानों का सफाया कर दिया। इधर लुक्स भागते हुए बिल्डिंग की रेलिंग पर चढ़ चुका था। हुआन और टानो गिड़गिड़ाए, नीचे आ जाओ, बात करते हैं। लेकिन लुक्स अजीब बहकी बहकी बातें करने लगा। वो कहने लगा, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, यहाँ कुछ भी बकाया नहीं, सब चुका दिया गया है। अगर वो डॉलर मांगे तो मना कर देना, समझ जाना लूट रहे हैं। फिर वो स्टेडियम की तरफ देखा और कूद गया। हुआन और टानो समझ ही नहीं पाए कि वो किस बारे में बात कर रहा था। टानो के आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि उनकी दोस्ती 30 साल पुरानी थी। इस बीच बैटरी खत्म हो चुका था और अब वो वापस लौटने के लिए फ्री थे। वे दुश्मनों से छिपकर किसी तरह बाहर का दरवाजा बंद किए और ट्रेन की तरफ भाग निकले। लेकिन ट्रेन के ड्राइवर का कुछ पता नहीं था। ऊपर से इंग्रिड भी गायब थी। सब तितर बितर हो चुके थे। तभी दूर एक इंजन से लाइट चमकी। इतने में दुश्मन दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आए और उनका पीछा करने लगे। ये चारों भागकर किसी तरह इंजन पर सवार होकर बच निकले। यहाँ ट्रेन का ड्राइवर घबराते हुए पूछता है, मेरे साथी कहाँ गए? वहीं हुआन के जहन में स्टेडियम का रहस्य किसी सिरदर्द की तरह घूम रहा था। वो इतना समझ चुके थे कि रेडियो पर सूचना देने की योजना उनके दुश्मनों की चाल थी। शायद उनका मकसद बचे हुए लोगों को कैंपो डे मायो बुलाकर कोई बड़ा कदम उठाना था। उस योजना को समझना और उस खतरे की सूचना कैंपो डे मायो आर्मी बेस कैंप तक पहुंचाना बेहद जरूरी था। इसी वजह से दो लोग स्टेडियम की ओर निकल पड़े। वहां का नजारा बेहद अजीब था। लोग किसी रोबोट की तरह व्यवहार कर रहे थे। कुछ को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और वहीं पास में एलियन जीव
इधर उधर टहलते नजर आ रहे थे। तभी हुआन को अचानक मतिभ्रम होने लगा। जो कुछ भी वो देख रहा था उनमें से कई घटनाएं पहले घट चुकी थीं। सब कुछ जाना पहचाना लगने लगा। आखिरकार उसे याद आ ही जाता है, वो इस जगह पर पहले भी आ चुका है। ये तो है असली दुश्मन। यहाँ मौजूद सभी लोग उस एलियन परजीवी के वश में थे और ठीक इसी क्लिफहैंगर पर सीजन 1 खत्म हो जाता है।